सो लंप के केस में पहले हिस्ट्री होगी और हिस्ट्री के बाद एग्जामिनेशन होंगे। हिस्ट्री को हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दें, कुछ जनरल हिस्ट्री होगी, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन होंगे लंप से रिलेटेड, और देन फाइनली कुछ अदर हिस्ट्रीज होगी। सो अगर सबसे पहले जनरल हिस्ट्री की बात करें तो इसके भी हमने कुछ ना कुछ पोर्शंस बनानी है। पहले पोर्शन में हम पेशेंट की डेमोग्राफिक प्रोफाइल वगैरह लेंगे। सेकंड पोर्शन में हम उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन लेंगे। ये 2 या 3 होती हैं और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम लिखते हैं। यानी जो इवेंट पहले आएगा उसे हम पहले लिखेंगे और रीसेंट इवेंट को सेकंड प्रायोरिटी में और मोर रीसेंट इवेंट को थर्ड प्रायोरिटी में देंगे। देन उसके बाद कुछ पास हिस्ट्री के स्पॉट क्वेश्चंस कर लेंगे जल्दी से। क्या पेशेंट डायबिटिक तो नहीं है, स्मोकर तो नहीं है? अगर डायबिटिक है तो डायबिटीज़ कंट्रोल्ड है या अनकंट्रोल्ड है? स्मोकर है तो कितने पैक्स पर ईयर सिगरेट के पी रहा है? अगर हाइपरटेंसिव है तो हाइपरटेंशन कंट्रोल है कि नहीं है? तो इस जनरल हिस्ट्री में सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो एग्जांपल के तौर पे इसे समझते हैं। फॉर एग्जांपल, अ यंग मेल पेशेंट नेम्ड अली, सन ऑफ अहमद, of age 53 was admitted to hospital on 23/5/2023 via OPD. He is resident of Faisalabad and businessman by profession. The patient was presented with the following complaints. First of all, fever for seven weeks, then pain in the right hypochondrium region for 2 days. यानी 7 weeks पहले लिखा है और 2 days बाद में लिखा है। दिस इज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स 2 या 3 होंगी। उसके बाद जल्दी पेशेंट से पूछ लेंगे कि डायबिटीज़ तो नहीं है, तो हम कहेंगे द पेशेंट इज़ नॉन डायबिटिक, नॉन अल्कोहलिक, इज़ नॉट अ स्मोकर एंड नॉट नोन अ केस ऑफ हाइपरटेंशन. The patient is also not a drug addict. He has no past history of arthritis or family history of tuberculosis. The patient has never been to hospital ever before. He has no past history of accident and the patient has also no past history of travel. तो जनरल हिस्ट्री के बाद अब लंप की स्पेसिफिक हिस्ट्री लेंगे। सबसे पहले हम पेशेंट के से पूछेंगे कि उसने पहली दफ़ा लंप कब नोट किया। वो हम ड्यूरेशन पूछ लेंगे, 2 साल पहले हो सकता है, 1 साल पहले हो सकता है, 3 मंथ्स पहले हो सकता है। फिर उससे पूछेंगे कि कैसे नोट किया, क्या कर रहे थे। कह सकता है कि किसी ने नोट किया, ठीक है, किसी भाई ने बताया, या मैं खुद खेल रहा था, या मैंने शीशे में देखा, या मैं कपड़े साफ कर रहा था तो मैंने देखा मेरी इधर गिल्टी थी, स्वेलिंग थी। तो ये 2 क्वेश्चन पूछेंगे, कब पहली दफ़ा देखा और किस तरह देखा, किसी ने बताया है या खुद देखा। अच्छा, फिर ये तीसरा क्वेश्चन ये पूछेंगे, क्या जब लंप था उस वक्त आपने ये गिल्टी देखी, क्या उस वक्त इसमें दर्द थी? कहेगा हाँ या नहीं है। फिर पूछना है क्या अब इसमें दर्द है, और अगर पेन का फैक्टर आ जाता है तो हम पेन की सारी जो है वो एक्सप्लेनेशन लेंगे। फॉर एग्जांपल, ऑनसेट, ड्यूरेशन, इंटेंसिटी, प्रोग्रेशन, एसोसिएटेड फैक्टर्स, रिलीविंग फैक्टर्स, एग्रीवेटिंग फैक्टर्स, करैक्टर, रेडिएशन, ये सारी डिटेल ले लेंगे। उसके बाद पूछेंगे कि लंप का साइज़ जो है वो चेंज तो नहीं हुआ, और अगर हुआ है तो क्या तेज़ी से हुआ है या आहिस्ता-आहिस्ता हुआ है। फिर पूछेंगे क्या ये लंप कभी गायब हुआ है या दोबारा आ जाता है, ठीक है। अगर एब्डोमिनल लंप तो हो सकता है कि वो हर्निया हो, पैराम्बिलिकल हर्निया हो। उससे ये भी पूछना है कि लंप जो है वो डिसअपीयर हो जाता है या नहीं होता। फिर पेशेंट से पूछना है कि आपको क्या लगता है कि क्या वजह हो सकती है। कॉज इन 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 देयर ओपिनियन। फिर पूछना है क्या किसी और साइड के ऊपर है, ठीक है, क्या दूसरी साइड पे भी है। अगर एक लिम्ब पे है फॉर एग्जांपल तो पूछ लेना है दूसरी पे भी है, इसके अलावा कहीं और गिल्टी तो नहीं है। फिर उससे पूछ लेना है कोई ट्रॉमा तो नहीं हुआ, कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ। ये एक्सीडेंटल हिस्ट्री भी उससे ले लेंगे। फिर उसके बाद कुछ कैंसर के डीडीज रखेंगे। हो सकता है कोई ट्यूमर है जिसकी वजह से मास बन गया है, तो उसे पूछेंगे कि फीवर तो नहीं है, बुखार तो नहीं है। और अगर कहेगा बुखार है तो फिर फीवर की फुल डिटेल ले लेंगे। फॉर एग्जांपल पूछ लेंगे ड्यूरेशन क्या है, इंटेंसिटी क्या है। उसके अलावा करैक्टर फीवर का पूछ लेंगे, सेवेरिटी पूछ लेंगे। करैक्टर में इंटरमिटेंट भी हो सकता है, रेमिटेंट भी, कंटिन्यूड भी, अनड्यूलेटिंग भी, डायगोनल वेरिएशन भी। फीवर के साथ साथ लिम्फ नोड्स देख लेंगे, कहीं और गिल्टियाँ तो नहीं है, ठीक है, हिस्ट्री में उसे पूछ लेंगे। रैश पूछ लेंगे, जॉन्डिस पूछ लेंगे। ये सारे जितने भी फीचर्स हैं ये फीवर के साथ एसोसिएटेड है। कफ, चेस्ट पेन, डायरिया, सोर थ्रोट, डिसयूरिया, पेन, जॉइंट पेन, लिम्फ नोड्स, रैश, हेडेक, नेक स्टिफनेस, ये सारे फीवर से रिलेटेड हैं। उसके अलावा कैंसर के क्वेश्चंस में एक और क्वेश्चन है कि एपिटाइट तो नहीं है। कैंसर में साइटोकाइंस की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से एपिटाइट जो है वो सप्रेस हो जाएगी। तो उसे पूछेंगे भूख ठीक लगती है, दिन में कितने खाने खाते हो। उसके अलावा वेट लॉस का पूछना है, वजन तो नहीं कम हुआ। देन उसे पूछना है कि कपड़े तो नहीं खुले हो गए, ठीक है, ये कॉलर पहले बंद होता था, ये खुला तो नहीं हो गया। फिर उसे पूछना है कोई ट्रॉमा तो नहीं हुआ, ठीक है, हो सकता है कोई रिएक्शनरी स्वेलिंग हो। फिर उसे पूछना है इसमें टेंडरनेस है, सोजिश है, दर्द है। अगर है तो उसकी सारी डिटेल ले लेनी है। उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस हैं जो नेक लंप के लिए स्पेसिफिकली हैं, क्योंकि नेक में जो है वो थायराइड भी हो सकता है, हाइक्रोमा भी हो सकता है, कोई और सिस्ट हो सकती है, लिम्फ नोड्स हो सकते हैं, एब्सेस हो सकते हैं, ट्यूमर हो सकता है। तो डिफरेंट डीडीज हैं। नेक में जब भी लंप आएगा उसके कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं।
हो सकता है कि ये ट्यूमर हो, उसकी वजह से मलिग्नेंसी हो। सो नेक में लेरिंजियल नर्व को अगर वो इरोड करेगा तो वॉइस चेंजेस होंगी। उसे पूछना आवाज़ तो नहीं तब्दील हुई है तो कब से हुई है, ठीक है, उसकी डिटेल ले लेनी है। डिस्फेजिया बदहजमी तो नहीं होती, हो सकता है वो ट्रेकिया को कंप्रेस करे और साथ साथ ईसोफेगस को जो है कंप्रेस करे, तो उसकी वजह से डिस्फेजिया डिस्निया होगा। साथ साथ ब्लड इन सलाइवा का पूछना है नेक में, ये भी कैंसर की जो है वो फीचर्स में से आ सकता है अगर नेक लम्प कैंसरस है। उसके अलावा पूछना है बोन पेन तो नहीं है, हो सकता है मेटास्टेसाइज कर जाए, और बोन भी वो वाली जहां पर कैंसर जो है वो अटैक करता है। फॉर एग्जांपल उससे पूछना है कूल्हे की हड्डियों में तो नहीं दर्द और काफ़ी अरसे से बहुत ज़्यादा शदीद दर्द हो, ठीक है, वरना छोटी छोटी बोन पेन्स तो होती रहती है, नी में भी पेन होती है। उसके अलावा ईयर का पूछना है कान में तो नहीं दर्द, कभी कभी ये कैंसर जो है वो कान में भी मेटास्टेसाइज कर देता है। इसके अलावा सिंकपी का पूछना है और पूछना है कि सांस लेने में मुश्किल तो नहीं होती। उसके अलावा हिस्ट्री का जो थर्ड पोर्शन है दिस इज अदर हिस्ट्री। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री पूछनी है, ट्रीटमेंट सर्जिकल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री, सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री और करंट मेडिसिन, फिलहाल क्या दवाइयाँ ले रहे हो, ये सारी चीज़ें एंड में पूछेंगे। सो हिस्ट्री का पोर्शन जो है वो यहाँ पर एंड होता है। उसके बाद एग्जामिनेशन जाएंगे, एग्जामिनेशन लंप में इंस्पेक्शन करेंगे, पाल्पेशन करेंगे, परकशन भी करेंगे, डल भी हो सकती है, रेजोनेंट भी हो सकती है। उसके अलावा ऑस्कल्टेशन भी करेंगे। सो अगर सबसे पहले इंस्पेक्शन की बात करें तो उसमें देखेंगे कि लंप जो है वो कितने हैं, एक है या एक से ज़्यादा है, मल्टीपल है या सिंगल है। सो इंस्पेक्शन में देखेंगे लंप कितने हैं, साइट कहाँ पर है, एनाटॉमिकल पोजीशन उसकी क्या है। हो सकता है मैंडिबल से 2 सेंटीमीटर नीचे हो, ठीक है, हो सकता है कि मिड लाइन से 3 सेंटीमीटर लेफ्ट लैटरल साइड के हो, तो एनाटॉमिकल पोजीशन उसकी ज़रूर देखनी है। उसका साइज़ देखना है, साइज़ इंस्पेक्शन में जो होगा वो रफली अंदाज़ा लगाएंगे, साइज़ ऑफ लेमन, साइज़ ऑफ टेनिस बॉल, इस तरह देखेंगे। और जब पाल्पेशन में साइज देखेंगे तो हम मेजरिंग टेप से उसको प्रॉपर मेजर करेंगे, 2 डायमेंशंस में, लेंथ इनटू विड्थ। उसके अलावा शेप देखेंगे, लंप की शेप डम्बल है, किडनी है। सरफेस देखेंगे, स्मूथ है, इरेगुलर है, नॉड्यूलर है। स्किन का कलर देखेंगे, जॉन्डस तो नहीं है, साइनोसिस तो नहीं है, नॉर्मल कलर है, ठीक है, या फिर स्कीमिक चेंजेस वगैरह तो नहीं है। उसके अलावा इन्फ्लेमेशन देखेंगे, इन्फ्लेमेशन, रेडनेस वगैरह प्रेजेंट तो नहीं है। उसके अलावा कुछ और स्किन चेंजेस हैं, फॉर एग्जांपल स्कार मार्क, स्ट्राया, वेन्स, अल्सर लंप के आसपास, फिस्टुला, विजिबल पल्सेशंस, पैलर, तो अल्सर जो है वो टीबी के केस में बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक पे अगर कोई फिस्टुला वगैरह निकला है और मेटेड लिम्फ नोड्स हो तो वो टीबी को सजेस्ट करता है। उसके अलावा लंप के मार्जिन देखेंगे, डिफाइंड हैं या डिफ्यूज्ड हैं। उसके अलावा अगर एब्डोमिनल लंप है तो इसमें कुछ 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा कराएंगे। फॉर एग्जांपल काफ इम्पल्स करवाएंगे और डिफरेंशिएट करेंगे कि ये हर्निया तो नहीं है, पैराम्बिलिकल हर्निया हो सकता है, एपिगैस्ट्रिक हर्निया हो सकता है। इसके अलावा जितने वेंट्रल हर्नियाज हैं सो उनमें आ सकता है काफ इम्पल्स कराएंगे, पेशेंट कहेंगे खांसो, और अगर लंप जो है वो वापस आ जाता है, पेशेंट को पहले कहेंगे अंदर करो, देन उसे कहेंगे खांसो, और अगर तो लंप वापस रीअपियर हो जाता है तो इसका मतलब है कि ये हर्निया। उसके अलावा कार्नेट साइन करवाएंगे, कार्नेट साइन डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी होता है। एक में जो होता है वो हेड उठाते हैं, हेड को रेजिस्ट करते हैं, दूसरे में कहते हैं टांगे उठा लें। और उसके अलावा अगर लंप जो है वो नेक में है, अगर लंप नेक में है तो हम पेशेंट को कहेंगे कि स्वॉलो करो। उसके अलावा पाल्पेशन करेंगे, पाल्पेशन में सबसे पहले क्या करेंगे, अपने हाथ गर्म करेंगे, पेशेंट को ठंडे हाथ नहीं लगाने, सो अपने हैंड्स रब करेंगे और पेशेंट्स पूछेंगे दर्द तो नहीं होती, और मोस्टली उसे नहीं होगी क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम लंप में लाइपोमा ही आया होता है। हो सकता है लाइपोमा के बगैर भी हो तो उसके इसमें दर्द हो भी सकती है। सो सबसे पहले टेम्परेचर नोट करेंगे, टेम्परेचर इस तरह नोट करेंगे, एक सराउंडिंग का देखेंगे, फिर लंप का देखेंगे, फिर सराउंडिंग का देखेंगे। उसके बाद टेंडरनेस देखेंगे, जब टेंडरनेस नोट करेंगे तो साथ साथ पेशेंट की आंख में देखेंगे कि उसके एक्सप्रेशन तो चेंज नहीं हो रहे। उसके अलावा कंसिस्टेंसी लंप की देखेंगे, हार्ड है, फर्म है, रबड़ी है, स्पॉन्जी और सॉफ्ट है। और अगर कंसिस्टेंसी सॉफ्ट आ जाती है तो हम फ्लक्चुएशन करेंगे, और अगर फ्लक्चुएंट आ जाता है तो फिर ट्रांसलुएंसी करेंगे। यानी कंसिस्टेंसी अगर सॉफ्ट आएगी तो ही फ्लक्चुएशन करेंगे, वरना फ्लक्चुएशन नहीं करेंगे। और अगर फ्लक्चुएशन में फ्लक्चुएंट आ जाएगा तो ही ट्रांसलुएंसी करेंगे। सो अगर ट्रांसलुएंसी आ जाती है पॉजिटिव तो इसका मतलब कि उसके अंदर फ्लूइड है, कोई सिस्टिक जो है वो स्वेलिंग है। और उसके अलावा रेजोनेंस करेंगे, रेजोनेंस उसके ऊपर हाथ रख के परकस करेंगे, और अगर उसके अंदर एयर हुई तो उसकी वजह से जितना भी साउंड है वो रेजोनेंट सा प्रोड्यूस होगा। उसके अलावा पल्सेटिलिटी और एक्सपेंसिबिलिटी चेक करेंगे। अब होता क्या है कि पल्सेटिलिटी में क्या होगा कि जो लंप होगा वो अपवर्ड यानी सीधा परपेंडिकुलर जो होगा वो फटकेगा, और एक्सपेंसिबिलिटी में क्या होगा कि लंप जो होगा वो आउटवर्ड और अपवर्ड जो होगा वो फटकेगा। सो अगर लंप जो होगा वो आउटवर्ड और अपवर्ड की तरफ फटक रहा है, इसे हम कहेंगे एक्सपेंसाइल या एक्सपेंसाइल पल्सेशन। और अगर लंप
स्ट्रेट अपवर्ड फटक रहा है, इसका मतलब उसके नीचे कोई आर्टरी पड़ी है, तो इस केस में जो लंप होगा उसे हम कहेंगे दिस इज ट्रांसमिटेड पल्सेशन या पल्सेटिलिटी। उसके अलावा कंप्रेसिबिलिटी और रिड्यूसिबिलिटी देखेंगे। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब है कि अगर हम लंप को दबा दे तो वो कंप्रेस हो जाता है, और जो ही हाथ छोड़ेंगे तो लंप जो है वो रिकॉइल करके फौरन विद इन नो टाइम रिकॉइल करेगा और वापस अपनी शेप जो है वो रीगेन कर लेगा। सो लंप रीफॉर्म्स, इसे कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। रिड्यूसिबिलिटी का मतलब है कि लंप को हमने कंप्रेस कर दिया, अब लंप जो है वो बिल्कुल गायब हो गया, अब वो स्किन पे नजर नहीं आ रहा। अब हम पेशेंट को कहेंगे कि खांसो। सो जब इसे कफ इंपल्स मिलेगी तो जो लंप है वो रीअपियर हो जाएगा। तो रिड्यूसिबिलिटी में जब तक कफ इंपल्स नहीं मिलेगी लंप वापस रीअपियर नहीं होगा। कंप्रेसिबिलिटी में जो ही हम हाथ छोड़ेंगे लंप जो होगा वो फौरन रीअपियर हो जाएगा। उसके अलावा मोबिलिटी और फिक्सेशन, स्किन पिंच करेंगे और देखेंगे कि लंप जो है वो मोबाइल है या फिर अंडरलाइंग स्किन के साथ जो है वो फिक्स है। सो कैंसरस कंडीशन में मोस्ट ऑफ द टाइम जो लंप होता है वो फिक्स होता है। हाँ, ब्रेस्ट कैंसर में जो सिचुएशन है वो डिफरेंट हो सकती है। उसके अलावा रीजनल लिम्फ नोड, अगर नेक में लंप है तो हम नेक के सारे लिम्फ नोड्स देखेंगे। सबमैंडिबुलर, सबमेंटल, सबमैंडिबुलर, प्री ऑरिकुलर, पोस्ट ऑरिकुलर, ऑक्सीपिटल, एंटीरियर सर्वाइकल, पोस्टीरियर सर्वाइकल, इसी तरह सुप्राक्लैविकुलर, ये सारे जितने भी लिम्फ नोड्स हैं इन्हें चेक करेंगे। उसके अलावा अगर एब्डोमिनल लंप है देन फ्लूइड थ्रिल करेंगे और देखेंगे कि परकशन वेव जो है वो दूसरी साइड पर ट्रांसमिट हो रही है या नहीं हो रही। अब होता क्या है कि जो परकशन वेव होती है वो स्मॉल फ्लूइड फिल्ड लंप्स के अक्रॉस नहीं ट्रांसमिट होती, सिर्फ लार्ज लंप्स के अक्रॉस जो है वो ट्रांसमिट होती है। देन उसके बाद कुछ एक्स्ट्राज हैं। फॉर एग्जांपल अगर लंप जो है वो लेग पर है या किसी जॉइंट के पास है तो हम देखेंगे जॉइंट की लुक, फील और मूव जो है वो नॉर्मल है कि नहीं। और जॉइंट्स में हम पहले देखेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, देन फील, हम पेशेंट कहेंगे अपना जॉइंट जो है वो ढीला छोड़ दो, उसमें जॉइंट में नॉर्मली एक टेंशन होती है, उस टेंशन को फील करेंगे, देन मूव करेंगे और देखेंगे रेंज ऑफ मोशन जो है वो इंटैक्ट वगैरह है कि नहीं है। उसके अलावा आर्टीरियल पल्स जो होगी वो एग्जामिन करेंगे। अगर लंप जो है वो लेग पर है तो हम डॉर्सल स्पीडस भी देखेंगे, एंटीरियर टिबियल भी देखेंगे। उसके अलावा पॉप्लिटियल, फेमरल, सारी आर्टरीज जो हैं वो एग्जामिन करेंगे। उसके अलावा वेरिकोस वेन्स वगैरह भी देखेंगे, सेंसरी मोटर एग्जामिनेशन भी करेंगे। सो सेंसरी सिस्टम में प्राइमरी सेंसेशन और कॉर्टिकल सेंसेशन आती है। प्राइमरी सेंसेशन में टच, पेन, टेम्परेचर, पोजीशन, पैसिव मूवमेंट्स और वाइब्रेशन चेक करेंगे, और कॉर्टिकल सेंसेशन में लोकलाइजेशन, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, स्टीरियोग्नोसिस और ग्रेफ्थीसिया चेक करेंगे। और जो मोटर सिस्टम है, मोटर में हम बल्क देखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर लिम्ब में है, लंप है तो उस लिम्ब का बल्क मेजर करेंगे, टोन चेक करेंगे, पावर मसल्स की चेक करेंगे, रिफ्लेक्सेस, कोऑर्डिनेशन और इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स। एंड देन फाइनली अगर लेग के ऊपर लंप है तो हम पेशेंट को जो है वो चलाएंगे, उसकी गेट जो है वो भी चेक करेंगे। अब ये सारे केसेस हम सिर्फ तब करेंगे जब लंप जो होगा वो लेग में हो, ठीक है। जहाँ या जहाँ पर कोई किसी और जगह पर है तो फिर हम गेट नहीं करेंगे, सिर्फ उसकी आर्टीरियल, वीनस, सेंसरी और मोटर एग्जामिनेशन करेंगे। उसके अलावा सिस्टेमिक एग्जामिनेशन, ये हर एग्जामिनेशन के एंड में मस्ट करते होते हैं, सीवीएस, जीआईटी और रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन। तो अगर हम फाइनली अपनी सारी एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स को स्टेटमेंट की फॉर्म में डिस्क्राइब करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि ड्यूरिंग माय एग्जामिनेशन आई नोटिस्ड अ लंप ऑन द मीडियल साइड ऑफ द राइट limb 2 centimeter above the knee. There is one lump only that measures 8 into 8 centimeter, which is roughly the size of a tomato. The shape of the lump is elliptical and the surface of the lump seems to be nodular. The skin over the lump is normal and the inflammatory signs are absent. There are no skin changes like scar marks, stria, veins, ulcer, fistula, visible pulsation or pallor with the diffused margins of the lump. On further examination, I noted the lump to be rubbery in consistency. I assessed the temperature, which is cold according to the surroundings. Also, there is mild tenderness. Then I assessed for fluctuation, translucency, resonance, pulsatility, expansibility, compressibility, and reducibility, and the findings were not significant except that the lump was slightly compressible. I also evaluated skin pinch test in which it was found to be mobile. उसके अलावा अगर लंप जो होगा नेक में होगा तो हम कहेंगे कि लंप डज नॉट मूव विद द स्वेलिंग, और अगर लंप जो होगा एब्डोमेन में होगा तो हम कह सकते हैं आई ऑल्सो परफॉर्म्ड फ्लूइड थ्रिल टेस्ट इन विच द परकशन वेव्स वर नॉट ट्रांसमिटेड across the lump. Also, along with it, I performed cuff impulse, which is negative. Then I performed indirect cornet sign, which is again negative. Also, the lump does not move with the respiration. While percussion, it produced
a resonant sound. On auscultation, I listened for the bruits, which were insignificant. I also listened for the abdominal sounds, which were suggestive of paralytic ileus, that is suggestive of intestinal obstruction, and the murmurs were not significant. Additionally, I examined the patient's joints and look, feel, and move are normal. I also assessed the arterial pulse and couldn't find any change. And I assessed the patient's vein and couldn't find any significant finding. I also assessed the patient's sensory and motor function and found it to be normal. Finally, I examined the gait and noted it to be normal again. In addition to above, I conducted a systemic examination of patient's CVS, GIT, and respiratory system and couldn't find any significant finding. I also looked for lump on opposite side, but I couldn't find it.